हेलो स्टूडेंट्स, हमने अगले टॉपिक में आप लोग को बताए थे आव्यूह के गुणा के बारे में। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं आव्यूह के गुणा के गुण। देखिए, इसमें पहला प्रॉपर्टीज जो है क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये कहना यही चाह रहा है। सामान्यतः कभी कभी करता भी है, लेकिन जब करता है तो एक दूसरे का इन्वर्स का चांस ज्यादा रहता है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल टू लेते हैं 1 7 2 4 और बी इक्वल टू हम लोग लेते हैं आपका 6 8 7 3। ये हम लोग दो मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, है ना। क्या ले लेते हैं? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। क्लियर है? कोई दिक्कत है आप लोग को? तो हमने 2 मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, आप लोग को ये दिखाने के लिए कि हम ए बी और बी ए निकालने जा रहे हैं और हकीकत में क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ए बी के बारे में। तो आपको पता है कि ए बी का मतलब है कि ए का पंक्ति लेंगे और बी का क्या लेंगे? स्तंभ लेंगे, है ना। तो ए का पंक्ति लेंगे और संगत पदों का गुणा करेंगे, तो यानी 1 गुना 6 प्लस 7 गुना 7। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम हो गया। अब हम लोग फिर यहाँ देखते हैं पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 गुना 8 प्लस 7 गुना 3। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसी तरह से ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 गुना 6 प्लस 4 गुना 7, है ना। अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 गुना 8 प्लस 4 गुना 3। फाइनली ये हमारा ये भी बना 2 क्रॉस 2 का। क्यों? गुणा का नियम क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति। सो है, आप देख रहे हैं ऑलरेडी दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि जो ए पहले है तो यानी इसका पंक्ति गिनेंगे और दूसरे के स्तंभ को गिनेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया? संगत पदों का गुणा किया और गुणा करके हमने इसको जोड़ दिया। अब यहां से देखिए 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 6 यानी 55, है ना। तो 55 ये हो जाएगा आपका 21 प्लस 8 यानी 29, है ना। अब यहाँ देखिए आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा ये? तो ये 28 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया? 40 हो गया। और यहाँ देखेंगे तो 4 3 जा 12 और 2 8 जा 16, यानी फाइनली आपका आ गया 28। ए भी आया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बी ए के बारे में। तो बी ए का मतलब आप समझ सकते हैं, बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि 6 8 7 3 और ये आपका ए जो है 1 7 2 4। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो पहले है उसका पंक्ति काउंट होगा और इसका स्तंभ काउंट होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं ऑलरेडी, ये 6 × 1 प्लस 8 × 2, 8 × 2, है ना। फर्स्ट पंक्ति और यहाँ फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट पंक्ति और सेकंड कॉलम का, तो 6 × 7 प्लस 8 × 4। क्लियर है ना। अब नीचे आते हैं हम लोग दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ की तरफ, तो 7 × 1 प्लस 3 × 2 और फिर 7 × 7 49 और 3 × 4 12। तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया वो आपका क्या आ गया?
फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 16 और प्लस 6 22 है ना, और यहाँ देखिए आपका 42 आप प्लस 32 है ना, 42 प्लस 32 अब कितना हो जाएगा, 42 और प्लस 32 74, ये कितना हो जाएगा 6 और प्लस 7 13, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना। तो ये हमारा बी ए है। आप ऑलरेडी वाच कर सकते हैं ए बी और बी ए बी आपका ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आया, यानी इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ऑर्डर विल बी सेम बट देयर वैल्यू विल बी नॉट सेम, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे पास दो मैट्रिसेज ए और बी है और ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है, तो कब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी और बी ए बराबर होगा। इसका रीजन क्या है कि जब ए से बी में गुणा करते हैं तो ए का पंक्ति गिनते हैं और बी का स्तंभ गिनते हैं, परंतु जब बी गुना ए करते हैं तो बी का पंक्ति लेते हैं और ए का स्तंभ लेते हैं। यही रीजन है कि वो करस्पॉन्डिंग विसंगत पद नहीं आते हैं, इसलिए वो बराबर नहीं होते हैं। चलिए इसमें दूसरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग 3 एग्जांपल लेने जा रहे हैं। इसमें पहला एग्जांपल हमने लिया कि ए बी और बी ए परिभाषित है, ऑर्डर भी समान है, फिर भी वो आपस में इक्वल नहीं हुआ। अब हम लोग ऐसा काम करते हैं कि दो मैट्रिसेस लेने जा रहे हैं जहां पे आपका ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा, परंतु ऑर्डर सेम नहीं होगा। जैसे 2 4 6 9 ये आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2, और ए बी इक्वल टू हमने ले लिया आपका 7 6, ये आपका ले लिया 2 क्रॉस 1, देख रहे ना। तो यहाँ हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए आप ऑलरेडी देख सकते हैं ए का स्तंभ और बी का पंक्ति समान है। अब आइए थोड़ा सा ए बी पे चर्चा करें। तो ए बी क्या होगा, आप देख सकते हैं 2 × 7 और प्लस 4 × 6, है ना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, काम खत्म हो गया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 6 × 7 आप प्लस 9 × 6। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, ये आपका 24 हो गया और ये आपका 14 हो गया। तो आपका कितना आ गया, देख लीजिए, आपका 24 और प्लस 14 38, ये आपका 42 हो गया और ये आपका 54 हो गया। ये कितना हो गया 42 और ये आपका 54, यानी ये आपका आ गया 96। आप देख सकते हैं इसमें ए बी का वैल्यू निकला, लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं होगा, बी ए परिभाषित नहीं है, बी ए परिभाषित नहीं है। कारण क्या है, कारण ड्यू टू रीजन क्या है। तो रीजन यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझना होगा कि बी ए का मतलब है कि बी का स्तंभ, बी का स्तंभ बराबर नहीं है ए के पंक्ति के। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि बी ए का मतलब बी पहले है तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका बी ए परिभाषित नहीं है। तो यानी ये क्लियर है कि ए बी इक्वल टू बी ए का तो यहाँ चर्चा ही नहीं किया जा सकता है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ जो क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। अब आइए इसमें थर्ड केस की भी चर्चा करते हैं। आइए इसका थर्ड केस हम लोग देखते हैं, जिसमें उसमें ए बी और बी ए शायद परिभाषित हो फिर भी इक्वल नहीं होगा। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको कोशिश करते हैं हम लोग उसको देखने के लिए, है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल नंबर हम लोग थर्ड की तरफ चल रहे हैं। आपका इसमें लेते हैं ए को हम लोग ले रहे हैं 1 5 यानी 1 क्रॉस 2 का, और बी को ले लिए 7 9 2 क्रॉस 1 का। क्लियर है।
ए को लिया 1x2 और बी को लिया 2x1, आप देखेंगे तो ए का स्तंभ और बी का पंक्ति इक्वल है, यानी ये भी परिभाषित है। बी ए की चर्चा करेंगे तो बी का स्तंभ और ए का पंक्ति भी बराबर है, यानी इसका मतलब बी ए भी परिभाषित है। लेकिन थोड़ा सा गौर किया जाए, ए बी, ए बी क्या होगा, तो ए बी आपका जो होगा ये फर्स्ट और ये आपका ऐसे, यानी 1 into 7 आप प्लस 5 into 9, है ना। तो फाइनली आपका इसका जो रिजल्ट आएगा ये आपका आ जाएगा 52, यानी ये आ गया 1x1 ऑर्डर। क्लियर है ना, ये क्या आ गया 1x1 ऑर्डर। अब इसी तरह से हम लोग बी ए निकालते हैं, तो बी ए निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं बी पहले होगा 7 9 और ए बाद में होगा 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो समझने वाली बात है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 7, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 35। अब यहाँ 9 into 1 9 और ये आपका हो गया 45, यानी ये हो गया 2x2 ऑर्डर। आप देख रहे हैं कि ए बी भी परिभाषित है और बी ए भी परिभाषित है, परंतु ए बी आपका और बी ए का ऑर्डर सेम नहीं है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आप यदि दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होगा, क्योंकि दैट इज not the role of the number, that is the role of the member of matrices, that is the role of the concept of the sets thing। तो यहाँ समझ सकते हैं ये चीजें। अब आइए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका साहचर्य नियम जो पालन करता है, साहचर्य नियम को पालन करता है, क्योंकि साहचर्य नियम में हमें क्या है कि आपको ए बी सी में ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद यदि बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साहचर्य नियम को पालन करता है ना। साहचर्य नियम को पालन करता है, यानी इसका मतलब है कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। यहां देखिए मैं एकदम सिंपल से, क्योंकि देखिए बार बार एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करना, आप समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल देने का मतलब है कि इसके लिए प्रोसेस वही है, बस यहाँ 3 मल्टीसेस का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला चीज हमें समझना होगा, ए को हम ले लेते हैं ए आई जे m इंटू n। तो ए बी को डिफाइंड होने के लिए हमको लेना होगा बी जे के n इंटू पी, और c को डिफाइन करने के लिए हमको लेना होगा c के r आपका p इंटू q। मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ ए बी इंटू सी है तो यहाँ से फाइनली जो ए बी आएगा वह एक नया मैट्रिक्स बनेगा, और वह कितने ऑर्डर का बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली मान लेते हैं कि इसको x लिख लेते हैं, x i के फाइनली जो बनेगा वह m इंटू पी बनेगा। देख रहे हैं आप, क्योंकि a इंटू बी का जो नियम है वो ये है कि a का स्तंभ और b का पंक्ति समान होना चाहिए, तो है यहाँ देख रहे हैं n स्तंभ है तो n पंक्ति है। फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो पहले के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के बराबर मिलेगा, यानी ऐसा कुछ। अब यहाँ से हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वो फाइनल क्या बचा, ए बी इंटू सी करने के लिए, ए बी इंटू सी, है ना। तो ए बी इंटू सी जो करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ए बी का स्तंभ और सी का पंक्ति सेम होना चाहिए, तो है वाई आई आर, है ना। और फाइनली जो बनेगा वो m क्रॉस क्यू बनेगा।
अब इसी तरह से यदि हम लोग चर्चा करें BC का, तो BC को हम लोग लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं, BC का हम लोग लिख सकते हैं, आपका BC का हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC का हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यहां से BJKR, यानी इसका मतलब है कि इसको हम लोग Z लिख लेते हैं सिंपली, तो ZJR, और फाइनली आएगा M क्रॉस Q, और फिर A इंटू BC करेंगे तो फिर क्या आएगा, इसको अल्फा IR हम लोग लिख देते हैं, यानी इसका मतलब है M इंटू Q। यानी इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा था कि B इंटू C किया तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर था, तो फाइनली जो मल्टीप्लाई होगा तो N गुना Q कोटि का आएगा, और फिर इसके बाद A को BC से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मैंने अल्फा IR माना है, तो I और R, और वो जो आएगा A का पंक्ति और आपका BC के स्तंभ यानी M इंटू Q के बराबर आएगा। यानी फाइनली IR आप MQ देख रहे हो, वहां भी IR MQ देख रहे हैं, इसलिए A इंटू B इंटू C बराबर होगा A इंटू BC के। स्पष्ट है? तो साचर्य नियम को पालन करता है ये। अब इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप, यानी इसका मतलब तत्समक आव्यूह से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट है आपका सेम मैट्रिक्स आएगा, यानी मैट्रिक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि हम लोग ये चल रहे हैं थर्ड की तरफ, यदि A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N है, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N है, और I जो है आपका N क्रॉस N है, I जो है N क्रॉस N है, तो सिंपली A इंटू IN बराबर A ही होगा। क्लियर है? A इंटू IN बराबर A ही होगा, और यही यदि हम लोग लेते हैं आपका A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, कमा I M लेते हैं यानी M क्रॉस M, तो IM इंटू A इक्वल टू भी A ही होगा। यानी इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में कहना चाह रहा हूं, यहाँ M क्रॉस N का लेना पड़ा, यहाँ M क्रॉस M का लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पहले A है तो A का स्तंभ और I का पंक्ति सेम होना चाहिए, इसलिए A का स्तंभ N था, इसलिए I को N गुना N कोटि का लिया गया। अब यहाँ पहले I है तो I का स्तंभ और A का पंक्ति सेम होना चाहिए, तो A का पंक्ति M है इसलिए I का स्तंभ M होगा, यानी M गुना M कोटि का होगा। एक एग्जांपल स्वरूप हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें। A इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6 8, और I इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 0 0 1, है ना। तो A इंटू I करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये आपका ऐसा और ये आपका ऐसा, है ना। तो A इंटू I लेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0, 4 इंटू 0 यानी 0, फिर इसके बाद 2 इंटू 0 0 प्लस 4, फिर यहां देखेंगे तो 6 इंटू 1 आपका 6 आप प्लस 8 इंटू 0 8, 6 इंटू 0 6 आप प्लस 8, यानी फाइनली आपको क्या मिला फाइनली, तो फाइनली हम लोग को मिला 2 4 6 8, यानी ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। अब यहाँ पे I इंटू ए भी परिभाषित एक ही में, तो थोड़ा सा I इंटू ए भी कर ले हम लोग। तो I इंटू ए करेंगे तो I का रो लेंगे, यानी 1 इंटू 2 2, और 0 इंटू 4 यानी आपका 0। फिर इसके बाद 1 इंटू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो जाती है, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपका 1 इंटू 4 आपका 4, आप प्लस 0 इंटू 8 यानी 0, है ना।
अब इसके बाद फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 6 यानी 0 प्लस 6 और इसके बाद 0 इंटू 4 0 1 इंटू 8 8। तो आप देख सकते हैं वही चीज आया 2 4 6 8 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पष्ट है कि आपका ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा हम लोग ये इक्वेशंस की तरफ भी मिलते हैं, कभी कभी ए स्क्वायर ए क्यू ए टू द पावर n, इसका मतलब भी हम लोग समझ लें ताकि हम लोग को कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो और हम लोग को बनाने में सिंपल हो जाए। तो जस्ट लाइक ए स्क्वायर यानी इसका मतलब है कि ए इंटू ए करना है, यानी यहां स्पष्ट है कि एक वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा? वर्ग आव्यूह, नहीं तो नहीं परिभाषित होगा। वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो नहीं परिभाषित होगा। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू 1 7 3 2 4 9 देख सकते हैं आप। तो ये कितना है? 2 क्रॉस 3 का है। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, देख रहे हैं ना। तो a इंटू ए का मतलब a का स्तंभ और a का पंक्ति समान होना चाहिए, यानी इसका स्तंभ और इसका पंक्ति समान होना चाहिए, जो संभव नहीं है। नहीं है कारण क्या है? कारण ये है कि ए वर्ग आव्यूह नहीं है, आव्यूह नहीं है ना। तो इसका कारण क्या है? तो यानी इसका मतलब ए स्क्वायर जब भी होगा तो ए इंटू ए होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब वर्ग आव्यूह हो। आयत आव्यूह होगा तो संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि ए क्यू हो तो ए गुना ए है ना। और एक सामान्यता दिया जाए ए के पावर n तो ए गुना ए डॉट डॉट गुना ए कितना बार? n बार। कितना बार? n बार। जहां सभी शर्तों में ए क्या होगा? ए वर्ग आव्यूह होगा है ना। ए क्या होगा? ए जो है वर्ग आव्यूह होगा। तो यानी इसका मतलब हमने जो चर्चा किया आज गुण के बारे में, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि पहला क्रम इनमें नियम को पालन नहीं करता है, दूसरा साचर्य नियम को पालन करता है, तीसरा हमने सीखा कि किसी भी आव्यूह में यदि तत्समक आव्यूह से गुणा करें तो आव्यूह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और चौथा ये जनरल एक्सप्रेशन किया है मैंने सवालों को बनाने के लिए, क्योंकि आव्यूह के गुणा में आपको ए स्क्वायर पूछ सकता है, ए क्यूब पूछ सकता है। तो ये तभी संभव है जब ए वर्ग आव्यूह हो और साथ साथ इसमें ए स्क्वायर होगा तो ए को ए ही के साथ गुणा करेंगे, ए क्यूब होगा तो ए को 3 बार गुणा करेंगे। इस तरह से ए के पावर n होगा तो हमको ए के पावर n का मतलब ए को n बार मल्टीप्लाई करके हम फाइनल रिजल्ट लाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ही चर्चा किए हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पे लिटरेचर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके बाद कुछ सिद्ध करने का भी कंडीशंस मिलेगा। तो हम इन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में डिबेट करेंगे और इस पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और जहां भी डाउट्स होगा इस पे हम लोग पुनः डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।